नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने अपना पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कि एनसीईआरटी क्लास 11 से संबंधित है। क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है वह है आपका समुच्चय। आज हम लोग समुच्चय के बारे में समझने वाले हैं और समुच्चय के बारे में ही हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समुच्चय। ये आखिर समुच्चय है क्या, इसके बारे में हमने पहले बात करेंगे। उसके बाद जो है इसके सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग समुच्चय को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको जो सवाल इसके जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। देखिए, समुच्चय होता क्या है। समुच्चय का मतलब होता है समूह। समुच्चय का क्या मतलब होता है? समुच्चय का मतलब होता है समूह। लेकिन किसका समूह, ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या भीड़ में चल रहे लोगों का समूह हो सकता है, क्या समुच्चय है? या फिर अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पर पेड़ पौधे इतने बहुत सारे, क्या वो सब समुच्चय में आएंगे क्या? जी नहीं। समुच्चय जो समूह को निर्देशित करता है, बताता है, वह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करता है, यानी कि सुव्यवस्थित संग्रह की बात करता है। ये कहने का तात्पर्य है, हम लोग समुच्चय किसे कहते हैं? सुव्यवस्थित और सुसंगठित वस्तुओं के आंकड़ों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। इसको किसको हम लोग समुच्चय कहते हैं? सुव्यवस्थित सुसंगठित आंकड़ों का समूह। कहने का तात्पर्य है, हम लोग समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय सुव्यवस्थित सुसंगठित आंकड़ों के समूह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। समुच्चय इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। समुच्चय इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ टर्म्स कंडीशन, आपके जो वस्तुएं हैं। ठीक है, अब यहाँ आप जरा हम लोग सुव्यवस्थित और सुसंगठित शब्द का मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग सुव्यवस्थित या सुसंगठित कहते किसको है। जैसे कि अगर हम लोग आपको मान ले कि चलिए कह देते हैं कि बताइए प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। किसका समुच्चय हमने कह दिया? प्रधानमंत्रियों का समुच्चय या समूह। क्या हो गया? समुच्चय या समूह। तो अब आप बताइए, क्या प्रधानमंत्रियों का जो समूह है यह सुव्यवस्थित या सुसंगठित है? यहाँ पर आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्रियों का जो समूह है वह कहाँ का है? भारत की बात कर रहा है कि पाकिस्तान की बात कर रहा है, इंग्लैंड की बात कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा है, कहाँ का कह रहा है ये आप बिल्कुल बता नहीं सकते हैं। या पूरे विश्व के कह रहा है, ऐसा कुछ इसमें संबोधित नहीं हो रहा है। इसलिए यह हम लोग का क्या है? सुव्यवस्थित सुसंगठित नहीं है, यानी हमारा यह समुच्चय नहीं। अगर हम कह दें चलो पेड़ों का समूह, पेड़ों का समूह, हाँ, या कह दें चलिए पक्षियों का समूह, तो क्या ये पेड़ों का समूह या पक्षियों का समूह आपका वेल डिफाइंड है? भैया ये आप कह दे पेड़ का समूह, तो किसका पेड़ है? कदम का है, अमरूद का है, आम का है, बरगद का है, नीम का है, पीपल का है? किस पेड़ की बात कर रहे हैं? या सभी पेड़ की बात कर रहा है क्या? पता नहीं। पक्षियों का समूह, किस प्रकार के पक्षी की बात कर रहा है? तोता है, मैना है, कबूतर है, बाज है, चील है, कौवा है, क्या है? तो इस प्रकार की चीजों में आपको खुद ही पता चल जाएगा भैया ये जो समूह है ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन इसी की जगह पर हम कह दें कि भारत के
भारत के प्रधान मंत्रियों का समूह। तो अब बताइए, भारत के प्रधानमंत्रियों का समूह क्या एक समुच्चय हो सकता है? बिल्कुल समुच्चय हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम भैया बता सकते हैं कि स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद से लेकर के अब तक भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, बता सकते हैं नहीं? आप ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन कितनी बार हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ाई है, ठीक है। अगर हम ये कहें सप्ताह के दिनों का समूह, तो अब आप बताइए सप्ताह के दिनों का जो समूह है ये समुच्चय हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि सप्ताह में जो दिन होते हैं वो सोमवार से रविवार तक होते हैं, और कुल मिलाकर कितने होते हैं? 7 ही तो होते हैं। 7 के अलावा के 8वां या 9वां होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि चूंकि इनकी क्रम को हम गिन सकते हैं, इनके बारे में हम बता सकते हैं भैया ये निश्चित ही है, इसलिए यह क्या हो सकता है? आपका समुच्चय हो सकता है। मैं और एग्जांपल दे दूं कि महीनों के नामों का समूह। अच्छा ये बताइए वर्ष में कुल मिलाकर कितने महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल मिलाकर आपके महीने होंगे कितने? 12। इसके अलावा भी कोई मंथ होता है क्या? चाहे हिंदी महीना लीजिए चाहे अंग्रेजी महीना लीजिए, कुल मिलाकर 12 महीना ही होने वाला है। और आपको इसका क्रम भी पता है, जनवरी के बाद फरवरी आएगा। आप ये जानते हैं जनवरी के बाद सितंबर नहीं आता है। तो क्या यह सुव्यवस्थित सुसंगठित है? बिल्कुल है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? समुच्चय। तो इस तरीके से आप समझ गए कि समुच्चय कौन पद है और कौन पद नहीं है। इसके बारे में बड़े ही आसानी से आप लोगों ने पता लगा लिया है कि हाँ फला समुच्चय हो सकता है और एक फला समुच्चय नहीं हो सकता है। आइए जरा हम समुच्चय को अगर समझ चुके हैं तो इसके कुछ टर्म को देखते हैं कि समुच्चय कि में होता क्या है। ठीक है, समुच्चय के गुण, अगर गुण की बात कर दे, समुच्चय के गुण क्या क्या होते हैं? तो जो समुच्चय के अवयव होते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज आया हुआ है अवयव। अवयव को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। अवयव को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। तो वह सभी पद जो एक समुच्चय के अंतर्गत आते हैं उसके एलिमेंट कहलाते हैं। वे सभी पद जो एक समुच्चय के अंतर्गत आते हैं समुच्चय के क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं या अवयव कहलाते हैं। इसकी बात में इसको हम लोग कहते किसको है? चूंकि यह इस है तो इसी को हम लोग ऐसे घुमा करके दिखा देते। यह है क्या? एलिमेंट का सिंबल। किसका सिंबल है ये? एलिमेंट यानी अवयव का सिंबल है। अगर एलिमेंट है तो ये, और अगर हम इसको ऐसे करके यहाँ क्रॉस मार देते हैं तो यह कहते हैं नॉट एलिमेंट या इज नॉट एलिमेंट। अगर यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से क्रॉस मार देते हैं तो ये क्या कहलाता है? इज नॉट एलिमेंट। इसको हम लोग आगे देखेंगे आप इसमें कि जो पद हमारे समुच्चय में रहेगा वो एलिमेंट है, जो नहीं रहेगा वो इज नॉट एलिमेंट यानी समुच्चय नहीं है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। उसी के साथ में आप ये बात हमेशा सदैव याद रखेंगे, पहला ये कि समुच्चय का नाम सदैव अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, इसमें बड़े अक्षर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखते हैं। समुच्चय का नाम जैसे सेट ए या
सेट बी या सेट सी। तो नाम हमेशा, ये एक बात याद रखिए, ए से लेकर जेड में ही हम लोग का नाम आता है, कभी हिंदी में नाम नहीं लिखते हैं। नॉर्मली उसको लिखते हैं ए से लेकर जेड के बीच में, और हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखते हैं, स्मॉल अक्षर में या स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कि समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव सदैव मझले कोष्ठक में रहते हैं। मझला कोष्ठक मतलब होता है कर्ली ब्रैकेट। मझला कोष्ठक मतलब होता है क्या, कर्ली ब्रैकेट। यानी हम लोग ये ऐसे जो हम लोग का होता है वही हम लोग का क्या होता है, मझला कोष्ठक होता है, कर्ली ब्रैकेट होते हैं। तो समुच्चय के अवयव सदैव आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। अगर ऐसा है तो सही है, अगर हम लोग इस तरीके का ब्रैकेट करेंगे तो ये गलत है, और अगर हम लोग इस तरीके का ब्रैकेट करते हैं तभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑलवेज हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। एक चीज यहाँ पर ये जो गुण आपको मिल गए और आपको पता चल गया कि समुच्चय हम लोग कहते हैं किसको है, सुसंगठित आंकड़ों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय हमेशा आपके अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के नाम, मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से उसका समुच्चय का नाम लिखा जाता है, और आपके जो अवयव होते हैं वो हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं और रखे जाते हैं। इसके अलावा और हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं उनके निरूपण की। उसके किसकी बात करते हैं, निरूपण की। ठीक है। तो जो हम लोग सेट को निरूपित करते हैं तो वो दो रूपों में निरूपित करते हैं। एक होता है हम लोग का रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, इसी को हम लोग कहते हैं सारणी विधि। कौन सी विधि कहते हैं, सारणी विधि कहते हैं। और दूसरा हम लोग का होता है क्या, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, देखिए इसको समझना बेहद आसान होता है कि जब हम लोग समुच्चय के अवयवों को, जब हम लोग समुच्चय के अवयवों को एक सारणी के रूप में लिखते हैं, नंबर के रूप में लिखते हैं, उनके बीच में कामा का प्रयोग करते हैं, तो वह आपका होता है रोस्टर विधि या सारणी विधि। और जब हम लोग दिए गए अवयवों को उनके गुणों के आधार पर शब्दों में व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो वह हम लोग का क्या विधि होता है, समुच्चय निर्माण विधि होता है। ठीक। इसमें एक पॉइंट और आप लोग थोड़ा सा इसके गुण में, यहाँ पर हम लोग गुण की बात कर लेते हैं। इसमें एक चीज छूट गया, वो ये क्या कि समुच्चय में किसी भी चीज का रिपीटेशन नहीं होता है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, नहीं होती है। समुच्चय में किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे हम लोग कह दें कि स्कूल, SCHOOL, ठीक है, स्कूल को अगर हम लोग रोस्टर विधि में लिखते हैं तो सेट ए बराबर इस तरीके से कर देंगे, यस कामा सी कामा एच कामा ओ कामा एन। इसको हम लोग डबल ओ को डबल टाइम नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग कितनी टाइम लिखेंगे, सिंगल टाइम। कोई भी आपके एलिमेंट हो वह आपके कितने बार लिखे जाएंगे, मात्र सिंगल टाइम लिखे जाएंगे। 2 बार या 3 बार हम उसको क्या करते हैं, नहीं लिखते। ऐसा नहीं है, जितनी बार हम लोग का दिया हुआ है उसको हम लोग कर लेंगे। तो फिलहाल इतना आप समझ गए कि रोस्टर विधि और या तो हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। थोड़ा इसको और डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला समझिए रोस्टर विधि, रोस्टर या सारणी विधि। थोड़ा सा
लिखने में अगर तिरछा मिर्चा हो जाए तो हमको क्षमा करिएगा, हम थोड़ा सा आदत है हमारी, ठीक है। लिखते लिखते हम नीचे की तरफ भाग जाते हैं। प्रयास करूंगा कि जो कमी है उसको मैं दूर कर सकूं। फिलहाल जब तक दूर नहीं हो रही तब तक तो हम लोग मैनेज कर लेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो समुच्चय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहली विधि को पढ़ रहे हैं, रोस्टर या सारणी विधि। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। सारणी के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में लिखते हैं, साड़ी। अब साड़ी खड़ा वाला साड़ी नहीं, गेड़े वाले साड़ी, ठीक है। अलग 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 अवयव लिखते हैं, यानी अवयवों को क्या करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। एक साथ में मतलब कि एक ही पद में नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लोग अलग अलग करते हैं। अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, किसका समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो जैसे पहला नंबर हम एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर आपसे ले रहे हैं, जैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय, ठीक है। तो थोड़ा सा मान लीजिए स इस तरीके से बन गया, या आधा च पूरा च इस तरीके से बन गया, या ख इस तरीके से बन गया। तो क्या है कि जब फास्ट राइटिंग में ऐसे हो जाता है, हम प्रयास करेंगे कि अपने राइटिंग को और भी सुधार कर सके, परिष्कृत कर सके। इसीलिए तो आप लोगों के सामने आए हैं, ताकि आप भी पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं, ठीक। तो सप्ताह के दिनों के समुच्चय को अगर हम लोग को किस विधि में लिखना है, रोस्टर विधि में लिखना है, तो रोस्टर विधि में हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका एक कोई सा भी समुच्चय का नाम ले लीजिए। ए बराबर, ये सेट ए है, आपका मन है तो सेट बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, जेड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम तो नाम ही है, नामकरण करता जो है आप है, आप जिस नाम को दे देंगे वो उसी नाम से जाना जाएगा। इसलिए इस बात को आप माइंड मत करिए कि हम ए क्यों ले रहे हैं, हम बी क्यों नहीं ले सकते, हम सी क्यों नहीं ले सकते। नाम है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बराबर, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट बनाया, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो आप दिनों का समुच्चय आप कर दीजिए, सोमवार पहला दिन, मंगलवार दूसरा दिन, ठीक है, बुधवार तीसरा दिन, ठीक है, बुधवार, गुरुवार चौथा दिन, गुरुवार के बाद फिर शुक्रवार पांचवा दिन, फिर शनिवार, ठीक है, छठवां दिन, फिर आपका आ गया वापस रविवार, जो कि आपका सातवां दिन। इसके अलावा कोई दिन होता है क्या, नहीं होता है, तो हमने अपने ब्रैकेट को क्या कर लिया, बंद कर लिया। तो आप एक चीज को देखिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ कामा का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, कामा का प्रयोग हो रहा है। तो हमारे रोस्टर विधि में मैंने पहले बताया किसका, कामा। तो हमने एक सारणी के रूप में लिख दिया, अलग अलग अवयव को लिखते हैं। तो देखिए सोमवार अलग, मंगलवार अलग, बुधवार अलग, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सब अलग अलग है। तो हम लोगों ने क्या किया, अलग। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जरा एक अलग एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया एग्जांपल में, ठीक है, क्या लिया, सम संख्याओं का समूह, सम संख्याओं का समूह हमने ले लिया, सम संख्याओं का समूह। तो इसको हम लोग किस तरीके से रोस्टर विधि में लिखेंगे, तो a बराबर, तुरंत आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। तो सम संख्या आप लोग जानते हैं, जो 2 से विभाज्य होती है वही सम संख्या होती है। तो यानी आपका हो गया 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। अब एक बात आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो सम संख्याओं का समूह तो लिया हुआ है, लेकिन जो है यहाँ पर लिमिट नहीं दिया हुआ है कि कितना आप लोग करेंगे, ठीक है। तो लिमिट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे,
अब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 आप कहाँ तक जाएंगे ये आप देखिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डॉट 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 कर देते हैं, भगवान जाने कहाँ तक गए। ठीक है, क्योंकि ये लिमिट इसका दिया हुआ है नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए सारे जो अवयव है इनके बीच में कामा का प्रयोग किया गया है, सभी अवयव अलग अलग रखे गए हुए हैं, एक सारणी के रूप में रखे गए हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, रोस्टर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग जरा लिखते हैं, समझते हैं इसके बारे में, दूसरे वाले में कि समुच्चय निर्माण विधि। देखिए समुच्चय निर्माण विधि बहुत ही सरल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समुच्चय निर्माण विधि में आप क्या कर सकते हैं, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से उसके गुणधर्मों के अनुसार हम लोग जो उभयनिष्ठ गुणधर्म होते हैं उन्हीं के अनुसार इसको लिख देते हैं शब्दों में। इसमें हर अवयव अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, कोई भी अवयव अलग अलग नहीं होता है, 2 अलग 4 अलग 6 अलग, सोमवार अलग मंगल अलग, कुछ नहीं। इसको हम लोग एक लाइन के रूप में लिखते हैं। इसको जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम करते हैं, जो कि अभी हम पिछला चले हैं, क्या चले हैं, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। ठीक है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। अगर इसी चीज को हम लोग को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हुआ तो हम लोग कैसे लिखेंगे, नाम तो हमको नामकरण तो करना ही है, ये तो तय है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, ये भी तय है। यहाँ पर हम एक चीज लिखते हैं, यक्स सच दैट यक्स, कामा यक्स सच दैट यक्स का मतलब होता है यक्स हम लोग का एक वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू हर समय बदलता रहता है। तो ये यक्स का मान यानी सप्ताह के दिनों के लिए यक्स का प्रयोग किया गया है कि यक्स हम लोग का सप्ताह का दिन हो सकता है कौन सा, कोई सा, कौन सा, कोई सा भी। हम ये नहीं कर सकते यक्स माने रविवार या यक्स माने सोमवार या यक्स माने मंगल, कोई सा भी दिन होता है। तो यक्स सच दैट यक्स क्या है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का समुच्चय। अच्छा देखिए इस चीज को कि ये जो रोस्टर विधि होती है या सारणी विधि होती है जिसको कहते हैं, वो हम लोग जब करते हैं तो उसका लगभग स्वरूप एक ही आता है। लेकिन जो समुच्चय निर्माण विधि होती है इसको जब हम लोग करते हैं तो इसमें चूंकि लिखने के लिए होता है तो अलग अलग लोग अलग अलग अपने शब्दों में लिख देते हैं। यक्स सच दैट सप्ताह के दिनों का समुच्चय ऐसे हो गया, या यक्स सच दैट यक्स जहां यक्स सप्ताह के दिनों का समूह है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसको हम लोग लिखने के लिए अगर हम लोग का लगभग सेम आता है तो लगभग सही होता है। इसके लिए कोई एक फैक्ट नहीं है कि इतने ही वर्ड होना चाहिए, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक और हमने आपको एग्जांपल नंबर 2 बताया था किसका, सम संख्याओं का समूह। ठीक है, सम संख्याओं का समूह, इसको भी हमने अभी रोस्टर विधि में समझ रखा है। तो इसको जरा हम लोग किसकी विधि में समझते हैं, प्रयास करते हैं इसमें समुच्चय निर्माण विधि में। तो चलिए चूंकि ए हमने यहाँ लिया हुआ है तो हम बी ले लेते हैं, नाम तो नाम है, चाहे ए भी लीजिए चाहे बी लीजिए। तो हमने कहा सम संख्याओं का समुच्चय, तो b = यह सेट b है, यक्स सच दैट यक्स, कामा कर दीजिए सम संख्याओं का समूह। ठीक है, ये आपका हो गया सम संख्याओं का समूह। अच्छा एक चीज आप लोग, और इसमें हमने जो बताया हुआ है वो क्या है, परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय जैसे ये तो 7 होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।
या फिर ये आपका सम संख्याओं का समूह अपरिमित समूह 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 कहाँ तक जाएगा भगवान ने। ठीक है, तो इस परिमित। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर कोई लिमिट वाला दिया हुआ है तब कैसे होगा। अच्छा लिमिट का मतलब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लिमिट का मतलब जैसे दिया हुआ है कि 2 4 6 8 10 का समूह। ठीक है, ये आपका क्या है, एक एग्जांपल है 2 4 6 8 10 का समूह। अगर इसको हमको सेट में लिखना है तो रोस्टर में कैसे लिखेंगे, रोस्टर में या सारणी विधि में तो सिंपली हम लोग कैसे लिख देंगे, ए बराबर 2 4 6 8 और 10। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर हम लोग का इस समुच्चय निर्माण विधि, यहाँ हम लोग किस विधि में लिखेंगे, निर्माण विधि। कौन सी विधि, निर्माण विधि में अगर लिखना होगा तब ए बराबर क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते हैं सम संख्या 2 4 6 8 10 सम संख्याएं तो है, तो हम ये नहीं कर सकते x सच दैट x सम संख्याओं का समूह, बल्कि यहाँ 10 तक ही है ना, उससे ज्यादा नहीं है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि सम संख्याओं का समूह तो है, ठीक है, जहां जो x है इज लेस देन 12। देखिए यहाँ पर दो चीज हो सकता है, या तो आप x इज लेस देन 12 यानी x का जो वैल्यू होगा वो 12 से कम होगा, यानी 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 10 होगा। लेकिन जहाँ 14 हुआ जहाँ 12 हुआ वो कह देगा भैया यहाँ पर x जो है हम 10 से कम रखेंगे, सॉरी 12 से कम रखेंगे। आप न तो 12 जा सकते हो, न तो 14 जा सकते हो, न तो 16 जा सकते हो, 12 से कम जितने हो आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा और मैं डिफाइन करना चाहूंगा। ये x हमारा 12 से छोटा है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो 12 से या 12 से बड़ा हो या 12 के बराबर हो, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग लिखने के लिए या x इज लेस देन 12 तो हम लोग लिख ही सकते हैं, या तो इस तरीके भी लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी जो x है या तो 10 के बराबर है या तो 10 के छोटा है, या तो 10 के छोटा है या तो 10 के बराबर है। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे यहाँ पर भाई 10 से 12 तो हम लोग का 11 भी है, वो भी हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बात सम संख्याओं की हो रही थी तो अगला सम संख्या कौन होगा, 12 होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 12 दिखा दिया। अगर आपका मन है 11 दिखाने का तो बिल्कुल दिखा सकते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। आशा करते हैं कि आप समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि को बड़े ही आसानी से क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। आइए जरा हम लोग अध्याय की बात कर लेते हैं। ठीक है, अध्याय में आपका क्या दिया हुआ है, देखिए अध्याय में आपका दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जहां तक हमारा उम्मीद है आप सभी लोग इसको स्वयं ही कर लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर क्या करूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पहला का है ए नंबर, ये कह रहा है जे से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह। अच्छा, आप जे से प्रारंभ होने वाली की बात कर रहे हैं। जे यानी आपका एक होता है JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, MAY, JUNE, JULY जुलाई, AUGUST अगस्त। ठीक है,
SEPTEMBER, सेप्टेम्बर, OCTOBER, अक्टूबर, NOVEMBER, नवंबर, एंड फाइनली DECEMBER, दिसंबर। ये हमारे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीनों का समूह हो गया। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, पहले इसको बताइए और अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो देखिए, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, तो जे से प्रारंभ होने वाले 1J, 2J, 3J, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यानी हम लोग का A बराबर क्या हो गया, ये जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब ये कह रहे हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, आपको फंसाने का प्रयास किया होगा। तो पहला वाला आपका संग्रह क्या है, समुच्चय है। पहला वाला क्या है, समुच्चय है, ठीक है। बी नंबर क्या कहा, बी नंबर कह रहा है भारत के 10 सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लेखकों का। अच्छा, आप बताइए, आपकी नजर में कौन प्रतिभाशाली लेखक है? मेरे नजर में मुंशी प्रेमचंद हो सकते हैं, जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं, आचार्य राम कुछ है, चलिए ठीक है, कबीर दास जी हो गए, रहीम दास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, ये सब भारत के ही है ना। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जिनको जानते होंगे आप उनकी बात करेंगे, किसी तीसरे की बात करें तो वो किसी और को। तो यहाँ पर क्या है, लेखक इतने ढेर सारे हैं कि जिसकी जैसी इच्छा होती है, जिसकी जैसी रुचि होती है, उसके हिसाब से वह लेखक ज्यादा प्रतिभावान होता है, ज्यादा अच्छा होता है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कौन लेखक अच्छा है, कौन लेखक खराब है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, ये समुच्चय नहीं। तो ये क्या है, समुच्चय नहीं है। क्यों, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन ज्यादा सबसे अधिक प्रतिभाशाली है? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब ये कह रहा है तीसरा वाला, थर्ड, कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, बैट्समैन, क्रिकेटर। हमारी बात करें तो हम विश्व की काहे बात करेंगे, हम तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है तो अपने इंडिया का ही बताएंगे ना, हम बाहर का क्यों बताएंगे। हमारी बात करें, अगर हम ऑस्ट्रेलियाई से जाकर के पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया वालों की बड़ाई करेगा ना, इंडिया वालों की या अदर की थोड़ी बड़ाई करेगा। हम लोग पाकिस्तान में जाकर पूछ ले तो वो तो इंडिया वालों कभी नहीं करेगा, भले वो 10 बार हारता है इसी के ऊपर, लेकिन वो कभी भी हमारी बड़ाई नहीं करेगा। वो करेगा हम ही बड़े हैं, हमारे ही जो बल्लेबाज है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस वजह से ये जो हम लोग का सेट आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा क्या है, न तो सुव्यवस्थित है न सुसंगठित है। अतः हम लोग इसको भी क्या कहेंगे, समुच्चय नहीं है, ठीक है। नंबर डी, यानी कि चौथा नंबर का क्वेश्चन कर रहा है आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ठीक है। अच्छा, ये तो आप क्लियर कर सकते हैं, आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपके कक्षा में 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, उन सभी को आप रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। उन सभी के बारे में आप जान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जान सकते हैं। तो यह क्या है, एक समुच्चय है। नंबर ई कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अच्छा, 100 से कम की बात कर दिया, लिमिट लगा दिया, तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99, 100 से कम की बात कर रहा है। तो हम 1 से लेकर 99 तक की बात करें तो उनको हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए यह भी क्या है, समुच्चय है, ठीक।
ई के बाद हम लोग यानी कि 6वां नंबर पर चलते हैं। तो कह रहा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अच्छा देखिए, किसी की ऐसी उपन्यास हो जो कि कंटिन्यू लिखता जा रहा है, आधा छपा आधा नहीं छपा, गया नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं चला, तो हम ये कह सकते हैं भैया इसका तो पता ही नहीं है। लेकिन जो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी है, उनके जो निबंध है, उनके जो उपन्यास है, इसका जो है क्या हुआ है, प्रिंटिंग हुआ है। जितना भी उन्होंने लिखा है हम जानते हैं, ठीक है। नेट को डालिए टोटल उनका आ जाएगा। तो यह भी क्या है, समुच्चय है। अगर हम आपसे ये कह दें रवि कुमार का जितना भी लिखे हुए हैं क्या उपन्यास, उसका संग्रह बताइए, तब तो हो गया, बेड़ागर का हो गया। क्योंकि न कोई हमको जानता है और न तो हमने उपन्यासों को लिखा हुआ है, तब तो गड़बड़। ये मुंशी प्रेमचंद क्या है, एक प्रकार विद्वान और लेखक है जिनके बारे में सब जानते हैं। गबन हो गया, गोदान हो गया, नमक का दरोगा हो गया, ठीक है, कलम का सिपाही, तमाम ऐसे ऐसे उन्होंने उपन्यासों को लिखा है कि अगर उसको आदमी पढ़ ले तो रो दे, ऐसे ऐसे इनके उपन्यास है। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। 7वां नंबर है जी। ये कह रहे हैं कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। देखिए, क्योंकि सभी समपूर्णांक 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 जितना भी देगा आप उसको जान सकते हैं। क्या हम लास्ट के में कहते हैं भैया 998, तो आप कहेंगे अगला वाला कितना होगा, 1000 होगा। अगर हम करें 9,09,998, तो आप कहेंगे अगला क्या होगा, 2 उसमें जोड़ दी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं। सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है, यह भी समुच्चय क्या है। ठीक, अगला वाला हम लोग देखते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या, तो आप जरा इसको पन्ना पलटिए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6 कितने आए हुए हैं, 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं भैया 6 क्वेश्चन आए हैं कि 7 क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 6 ही क्वेश्चन तो है। तो जब आप इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं तो वह भी क्या है, समुच्चय है। आगे हम लोग बात करते हैं विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। भैया हमको अगर कह दे कि आपके लिए खतरनाक कौन है, तो हम कहेंगे हमारे लिए खतरनाक भैया शेर है। हम सिर्फ शेर से डरते हैं। लेकिन अगर किसी लड़की की बात कर दी जाए तो उसके सामने चूहा आ जाए तो उछल करके पेड़ पर चली जाती है। तो क्या उसके लिए सबसे खतरनाक जानवर चूहा है? अभी आपके ऊपर कोई छिपकली आकर गिर जाए तो आप तो ऐसा उछल कूद कर भागेंगे कि बप्पा रे छिपकली आकर कूदी नहीं है, बल्कि डायरेक्ट हमको क्या निगल ले जाएगी। बेचारी वो आपसे डर कर भाग रही है, आप उससे डर कर भाग रहे हो, तो आपके लिए वो भी खतरनाक है। किसी को अगर गलती से सांप हथी किया तो ऐसा लगता है जैसे अब हम जाम हो, तो उसके लिए वह खतरनाक हो गया। तो आप जरा इस बात को बताइए कि आप किस जानवर को सबसे ज्यादा खतरनाक बताएंगे? छिपकली को बताएंगे? आप तो चींटी से भी डर जाते हैं, चींटी चढ़ जाती है तुरंत झटकने वटकने लगते हैं, हाँ, तो वह भी खतरनाक है। हाथी, घोड़ा जो भी बितक गया आपके ऊपर, वह तो खतरनाक है ही। तो आप किस जानवर को खतरनाक बताएंगे? क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। और जब नहीं बता सकते तो क्या होगा, वह समुच्चय नहीं। तो इस तरीके से जो पहला प्रश्न हुआ यह क्या हुआ, संपूर्ण हुआ। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ऐसा मैं जो है उम्मीद कर रहा हूँ। और साथ में आशा भी करता हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होगी तो आप अवश्य ही हमें कमेंट करके कहेंगे। मैं प्रॉपर कमेंट को पढ़ता रहूंगा और आपके आने वाले समस्त समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करता रहूंगा। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि a दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6 फाइनली, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को पूछ रहा है
ये हो गया सेकेंड, ये हो गया हम लोग का थर्ड। क्या है 5 डॉट 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 ए, सेकेंड है 8 डॉट 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 ए, थर्ड है 0 डॉट 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 ए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग का फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया एंड सिक्स्थ हो गया। 4 डॉट 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 ए, 2 डॉट 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 ए एंड 10 डॉट 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 ए। अब जरा आपको ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपको इज एलिमेंट बताना है, इज नॉट एलिमेंट बताना है। तो जरा आप इसको देखेंगे और हमको बताएंगे। आप स्वयं भी बोलते रहेंगे, आपको प्रश्न अगर आ रहा है तो हमारे साथ आप भी उत्तर दे सकते हैं, हम ही दे ऐसी जरूरी बात नहीं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 तक है, तो 5 इज द एलिमेंट ऑफ, यानी इस सेट में ए में 5 है कि नहीं, बिल्कुल है यहाँ। तो ये क्या हो गया, इज एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, इज एलिमेंट। दूसरे नंबर 8 देखिए, 8 इज द एलिमेंट ऑफ ए। जरा देखिए कहीं पर 8 आपको दिख रहा है, नहीं, तो आप क्या कह देंगे, इज नॉट एलिमेंट। 0 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो क्या आपको इस पूरे सेट में कहीं 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप कहेंगे क्या, 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 4, ये 4 है, यहाँ पर 9 नहीं है, ये 4। तो 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो कहीं आपको 4 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो हम ये कहेंगे 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। ये कह रहा है 2 इज द एलिमेंट ऑफ, ये है 2 यहाँ पर, तो हम कह देंगे 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए। और यहाँ पर ये कह रहा है 10 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो जरा देखिए आपको कहीं 10 दिखाई दे रहा है, नहीं, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो इज नॉट एलिमेंट हो गया। बहुत सिंपल सवाल रहा, कोई दिक्कत समस्या इसके बारे में? आई होप कि नहीं हुआ होगा। स्क्रीनशॉट भी आप लोग चाहे तो ले सकते हैं हमारे बताने के दौरान, हालांकि मैं बताने पर तुरंत ही इरेज कर दे रहा हूँ, लेकिन 2 सेकेंड 1 सेकेंड वीडियो रोक करके भी आप इसको कर सकते हैं। तीसरे में कह रहा है पहला नंबर, कह रहा है निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है, सारणी के रूप में लिखना है, यानी कि कामा का प्रयोग करते हुए आगे आगे लिखना। पहला नंबर कह रहा है ए, सेट ए इज इक्वल टू, ये कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, और ये आपको देखिए लिमिट है -3 इज यक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। ये आपका क्या कह रहा है, लिमिट दिया हुआ है जो यक्स, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, तो यानी कि जो यक्स का वैल्यू है वो -3 से बड़ा होगा, 7 से क्या होगा, छोटा होगा। आप जरा संख्या रेखा पर ऐसे लिख लीजिए 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इस तरीके से हमने एक संख्या रेखा बना लिया। अब ये कह रहा है जो यक्स का वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी 3 से बड़ा होगा, तो ये 3 है, आगे जाएंगे तो छोटे होते चले जाएंगे, तो यानी ये हम लोग किधर आएंगे, इधर की तरफ। कह रहा है 7 से छोटा है, अगर इधर हम लोग जाएंगे तो 7 के बाद 8 आएगा, बड़ा हो जाएगा, तो यानी हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे। तो इधर है कौन कौन, ये इतने हैं, यानी कौन है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो देखिए इसको हम लोगों ने नियम विधि से निकाल करके किस रूप में कर दिया, रोस्टर रूप में कर दिया। दूसरा नंबर आपसे कह रहा है कि b इज इक्वल टू, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। 6 से कम कह रहा है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से, तो चूंकि 6 से कम कह रहा है तो यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब 5 के बाद अगर 6 जाएंगे तो 6 से कम की बात कर रहा है, तो हम यहीं पर रुक गए। तीसरा नंबर आपका कह रहा है c इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या, प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो। आइए जरा हम इस बात को समझते हैं, जिसके अंकों का योगफल कितना हो, 8। देखिए 8 2 अंकों की बात कर रहा है, तो यानी 10 से लेकर 99 तक, कहां से कहां तक,
10 से लेकर 99 तक हम उन सभी संख्याओं को लेंगे जिनको जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाए, 8 मिल जाए। तो आप जरा देखिए 10 से बात कर रहा है तो हम 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 10 वाले श्रेणी में देखिए 11, 12, 13 में 1 + 7 को लेंगे, 1 + 7 यानी कि 8, 7 और 1 क्या हो गया 8, यानी हम लोग का कितना हो गया 17 ले लिए। क्या ले लिए 17, 17 को 7 और 1 8, ठीक है। अब 17 को, अब 18 को तो ले सकते नहीं, 19 20 को ले सकते नहीं, चलिए अब 11 वाला पूरा क्रम चला गया, 21 वाले में आइए। 21 वाले में 2 + 6 26 है ना ये, तो 26 में 6 तो कितना हो गया 8, यानी हम लोग क्या ले सकते हैं 26। इसमें भी अब ऐसा कोई क्रम नहीं मिलेगा। आइए 31 वाले श्रेणी में आइए, तो हो गया 3, यानी आप लोग का होता है 35, तो 3 + 5 5 3 कितना हो गया 8, यानी आपका यहाँ हो गया 35। उसके बाद आ गया ये 4 + 4 हो गया 8 हो गया, यानी 44 हो गया। उसके आगे आइए 5 + 3 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। तो यानी हो गया हम लोग का 53। उसके बाद आ गया ये 6 + 2 आ गया, ठीक है, यानी कि 62 हो गया। उसके आगे आते हैं 7 और 1 हो गया, कितना हो गया 7 1 71 हो गया। इसके आगे आएंगे तो हम लोग का 80, यानी कि 8 + 0, तो ये हम लोग 17 26 35 44 53 62, ये 62 है, 71 और 80, ये हम लोग का 2 अंकों वाली संख्याओं ऐसे समस्त अंक है जिनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा 8 ही आएगा। चौथा नंबर हम लोग जरा बात कर लेते हैं d बराबर की। तो ये कह रहा है कि एक सच दैट एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भी भाजक है। ओहो, यह क्या है, एक अभाज्य संख्या। क्या है, एक अभाज्य। सबसे पहले आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो एक के अलावा सिर्फ अपने आप से कटते हैं और किसी से नहीं कटते। एक के अलावा सिर्फ अपने आप से कटेंगे। एक भी हम लोग का सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। एक मतलब 2, देखिए 2 1 दूना 2, 2 1 कम 2, 3 1 3 3 3 1 कम 3, 5 1 पंजे 5 5 1 कम 5, ठीक है, 7 7 1 कम 7 1 7 के 7। ये ऐसे संख्याएं हैं, अंक हैं जिनको केवल या तो यही काट सकते हैं और या तो एक काट सकता है। इनका कुल मिलाकर 2 गुणनखंड होता ही है। उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्याएं करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसका हम लोग को गुणनखंड करना है जो क्या हो 60 का भाजक हो, ऐसा हम लोग को अभाज्य संख्या। तो देखिए 3 60 से कौन कौन कटेगा, पहले 2 से कटेगा, ये हम लोग का 60 किससे किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है, 6 से कट जाएगा, 6 के बाद फिर आपका 9 से कटेगा क्या, नहीं 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 11 12 पंजे 60, 12 से कट जाएगा, ठीक है, 15 चौका 60, 15 से कट जाएगा, ठीक। उसके बाद अलावा 15 के बाद फिर 16 17 18 19 20 से कट जाएगा आपका, ठीक है। 20 के बाद फिर इसके आगे भी कटेगा, फिलहाल हम लोग को आगे तो नहीं। तो हम लोग जरा देखते हैं, ये कह रहा है उन संख्याओं को लेना है जो अभाज्य है। अब चूंकि हम देख रहे हैं 2 एक अभाज्य संख्या जो कि अपने आप से और 1 से कटेगा, 3 अभाज्य संख्या है अपने आप से और 1 से कटेगा, 5 अभाज्य संख्या है अपने आप से और 1 से कटेगा। लेकिन ये 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 6 अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, यानी 1 2 3 6 सबसे कटने वाला है 10,
ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। 12 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, 12 से। तो हम लोग देख रहे हैं इसके तो कई भाजक हैं, इसके कई भाजक, इसके कई भाजक, यानी 6 10 12 15 ये सब अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। किससे? 10 2 से, 6 2 से, 3 से, 12 3 से, 4 से, 2 से। तो हमको कितने की बात करना है? सिर्फ अभाज्य की बात करना है। क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। पांचवे की बात करें ई नंबर, ABCDE। तो कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, इसमें किसी भी वर्ड की रिपीटेशन, पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो T R I G N O, ठीक है। और उसके बाद हो गया M E, आया है नहीं आया है, T आया है, R आया है, Y। ये हो गया T R I G N O M E R। तो आया हुआ है यहाँ, T आया हुआ है। तो हम लोग एक बार लेते हैं। और उसी तरीके से आपका ये 6वां नंबर दिया हुआ है बेटर शब्द का। तो बेटर में हम लोग का ये बराबर दिया हुआ है B E T, E तो नहीं लेंगे, R ले लेंगे। तो ये क्या हो गया? बेटर हो गया, ठीक है। तो मित्रों आज हम लोग यहीं तक चलते हैं, ठीक है। पहला नंबर के क्वेश्चन को हम लोग कर लिए, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को हम लोग कर लिए, तीसरे नंबर के क्वेश्चन को हम लोग कर लिए, और उसके बाद जो चौथा, पांचवा, छठवां है उसको हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बात जाते कि अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज एक लाइक, ठीक है, आप कर सकते हैं, और एक शेयर आप कर सकते हैं, ताकि आपके अलावा और लोगों को भी इन सब चीजों का फायदा मिल सके। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो, नया अध्याय लेकर आपके सामने आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।